और आज मैं आप लोगों को निबंध के तहत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने जा रहा हूं, जो कि है बढ़ती घृणा एवं असहिष्णुता विकास के लिए हानिकारक। अभी जो देश की स्थिति है, देखिए स्टूडेंट्स, निबंध उसी टाइप के पूछे जाते हैं या उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो वर्तमान संदर्भ में चल रहा होगा, इतना जान लीजिए। तो इसीलिए देखिए एक बहुत बड़ा आयाम होता है निबंध का। तो हर एक टॉपिक को तो आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो गेस क्वेश्चन है जहां से पूछने की प्रबल संभावना है वो मैं जरूर आपको करवा दूंगा। लगभग मैं 50 टॉपिक आपको करवाऊंगा, 50 टॉपिक के आसपास में आपको करवाऊंगा, जिसमें 10 टॉपिक आपके बिहार स्पेशल के होंगे और इधर लगभग 40 टॉपिक, 40 टॉपिक होगा। तो उसमें से अगर आप लोग 25 से 30 की संख्या में भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके अंदर लिखने का तरीका, समझने का तरीका एक विकसित हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में लेखन में मदद करेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। हो सकता है यहाँ असहिष्णुता की जगह सांप्रदायिकता शब्द डाल के पूछ दिया जाए। तो प्रश्न किसी भी तरीका से पूछा जा सकता है, और खास करके निबंध में आपके पास व्यापक नॉलेज होना चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप डेली कम से कम न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय पेज, उसको पढ़िए, और साथ साथ हो सके तो कोई मैगजीन हो, जैसे दृष्टि का आता है तो उसमें भी निबंध रहता है, या उसका संपादकीय आता है, एडिटोरियल आता है मंथली, उसको आप जरूर पढ़ें। एटलीस्ट कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा कि अक्टूबर 2022 से लेकर के अभी कंटिन्यू रखिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चूंकि मई में तो आपका एग्जाम है ही, तो मार्च तक कम से कम आपको कंटिन्यू रखना होगा। और वो आपको इजीली फ्री में अवेलेबल है दृष्टि के साइट पे। दृष्टि आईएएस के साइट को खोलिए और वहां पे जो है करंट अफेयर सेक्शन में एडिटोरियल में जाइए, और उसका जो सेक्शन है उसमें आपको मंथली आपके एडिटोरियल दिया हुआ रहता है। तो वो आप थोड़ा सा निवेश करें, थोड़ा प्रिंट आउट करा लें, उसको रखें, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड मुद्दा सारे जो भी निबंध होंगे वो उसमें होंगे। तो वो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको इनपुट डालने में, निबंध लिखने में मदद मिलेगी। मेरा कहने का उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे कि निबंध आपको कोई भी गेस नहीं करने वाला है कि यही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, और मैं कहूंगा ये सब चक्कर में आप पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आप समग्र रूप से पूरा का पूरा टॉपिक आप कवर कीजिए, पूरा पढ़िए जहां तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना टाइम मिले, अभी फिलहाल आप ऐसे ही पढ़िए जब तक कि आपको रिजल्ट नहीं आ जाता है। GS1 GS2 की गारंटी है 15 से 20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, और सारा कुछ कंप्लीट हो भी रखा है। मेरे YouTube चैनल पे भी आपने देखा होगा कि लगभग 80%, बस बदलना क्या है, तो उसमें IR सेक्शन बदलेगा, करंट अफेयर्स का सेक्शन बदलेगा, बाकी लगभग 80 to 90% वही एज इट इज जो हमने 67th में पढ़ाया था, वही फिर आपको मैं 68 में भी बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा GS1 में जैसे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन टाइप के पूछने की संभावना है, तो इसमें आधुनिक इतिहास पे विशेष जोर दिया जाएगा, और कला संस्कृति के हर एक आयाम को पढ़ा जाएगा। क्योंकि अब जो कला संस्कृति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो आपको चित्रकला तो पूछा जाता ही था, तो साथ साथ मूर्ति कला, मंदिर निर्माण शैली, या फिर आप कह सकते हैं जैसे हम लोग मधुबनी चित्रकला को छोड़ देते थे, नहीं पढ़ते थे, आज तक पूछा नहीं गया था, लेकिन अब चांस है कि जो जो नहीं पूछा गया था उसी क्वेश्चन को पूछेगा बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी रिसर्च कर रहा है। तो इसमें हमें कोई भी तरह का मतलब ये करके नहीं जाना, छोड़ करके नहीं जाना। हम लोग हर एक टॉपिक को, हर एक आयाम को, जहां तक गेस लगता है कि बीपीएससी पूछ सकता है, उस हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय जो 4 क्वेश्चन अभी आपके पढ़ेंगे, तो आपको लगभग 11 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। तो 11 क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन बढ़ेगा कला संस्कृति इतिहास का, तो वो आपको छोटे छोटे टॉपिक के तहत लघु उत्तरीय में लिखना होगा।
तो कोई भी टॉपिक हम लोग ना कला संस्कृति के छोड़ेंगे, ना ही मॉडर्न हिस्ट्री के छोड़ने वाले। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक जितने भी हैं, चंपारण सत्याग्रह से लेकर के और आपके जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उस सब को अच्छे से फिर से हम लोग कवर करेंगे। ऐसे भी हमें एमसीक्यू के रूप में भी पढ़ना ही है, क्योंकि जिनका भी ऑप्शनल इतिहास होने वाला है या रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि बहुत सारे लोग इतिहास को ऑप्शनल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत सारा क्वेश्चन जो है बना लिया है, तैयार कर लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हमको करवाना है। बस डिजिटल बोर्ड लगने की देरी है, वो जो कि लगता है उसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे एक टॉपिक कवर करेंगे, साथ साथ उसके लगभग 100-200 उस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। और आप भरोसा रखें, आपका जो ये चैनल है आपको बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाएगा, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग निबंध पे। जो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक का नाम है बढ़ती घृणा, ठीक है। बढ़ती घृणा और असहिष्णुता विकास के लिए हानिकारक। ये शब्द आप लोग बार बार सुनते होंगे, असहिष्णुता। देश में असहिष्णुता की स्थिति है। कई बार क्या होता है कि आप सुनते होंगे कई एक्टर भी असहिष्णुता की स्थिति बताते हैं, कई पत्रकार भी असहिष्णुता की स्थिति बताते हैं कि देश में चल रहा है। आखिर ये होता क्या असहिष्णुता? तो सिंपल सी बात है, सहिष्णु मतलब सभी धर्म को संभाव रूप से देखना, ठीक है। और असहिष्णु मतलब दूसरे जाति, धर्म, मजहब के लोगों के प्रति कट्टरतापूर्ण नजर रखना, यानी उनसे नफरत करना, उनके धर्म में विश्वास नहीं करना, उन्हें नीचा दिखाना, ये सब असहिष्णुता के गुण होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा शब्द यहाँ पे असहिष्णुता है, तो इसको आपको समझना होगा कि असहिष्णुता जो शब्द है उसका मेन अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये मेन रूप से असहिष्णुता और सहिष्णुता जो है वो तो आपको चर्चा करना ही होगा। बढ़ती घृणा, हमारे देश में जो घृणा का स्तर है, जातिवाद, धर्मवाद, सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से हम लोग एक दूसरे के प्रति नफरत के नजर से देख रहे हैं, चाहे वो पठान मूवी को लेकर के हो, चाहे आप विभिन्न तरह की देख रहे होंगे कि देश में ये स्थिति बन रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी का सपना था हमारे देश में, जो सभी धर्म समभाव की स्थिति थी, उसको खंडित करने का प्रयास कुछ राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जो कि कह सकते हैं कि सही नहीं है। वह अपनी कह सकते हैं कि रोटी सेकने के लिए राजनीतिक धर्म और मजहब का सहारा लेते हैं और देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी एकता है, अखंडता है, वो उससे धूमिल होती है, टूटती है। तो जो बढ़ती घृणा है हमारे देश में जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके यह देश को हानि की ओर ले जाएगा। तो उसी से रिलेटेड है यह टॉपिक, बढ़ती घृणा और सहिष्णुता विकास के लिए हानिकारक है। यह विकास के लिए क्या है, सही नहीं है। चाहे वह हिंदू मुस्लिम के बीच में हो, चाहे किसी अगली जाति और पिछड़ी जातियों के बीच में हो, ठीक है। तो ये तो असहिष्णुता शब्द तो धर्म से ही मेन रूप से कोरिलेट करना है हम लोग को। बाकी घृणा तो हम देखते होंगे कि एक किसी लोगों के बीच में घृणा हो सकती है, ठीक है। और घृणा के पीछे कई कारण होते हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी कारण होते हैं। किसी कारण से घृणा लोग एक दूसरे से करते हैं। तो ये जो चारों पांचों शब्द है, इसके मीनिंग को हम लोग क्या करेंगे, अपने माइंड में एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे जो कुछ हम उसके ऐतिहासिक पहलू को जोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत किस प्रकार का देश है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि विभिन्न धर्म के लोग, चूंकि भारत की चाहे भौगोलिक स्थिति देखिए, चाहे सामाजिक स्थिति देखिए, चाहे राजनीतिक स्थिति, सभी स्थिति में आप देखिएगा तो वो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग है। बहुत ज्यादा विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, और यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। भौगोलिक स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, कोई मैदानी भाग है, कहीं पठारी भाग है, कोई जंगली भाग है। कोई छोटा सा देश तो है नहीं कि जहाँ की जो जलवायु एक है।
तो कई कारण से हम लोग के बीच में जो है घृणा है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, तो वो तो रीजन है ही। साथ साथ हमारे देश में प्राचीन समय से, वर्षों से विभिन्न धर्म के लोग रह रहे हैं। चाहे आप प्राचीन इतिहास में चले जाइए, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में चले जाइए, तब भी भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको दिखाई देंगे। तो उस समय भी बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में एक दूसरे के प्रति कट्टरता था। आप देखेंगे कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भी जो है एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना थी। आगे चल करके शंकराचार्य के द्वारा जब विष्णु को दशावतार में, ये गौतम बुद्ध को विष्णु के दशावतार में स्थान दिया जाता है, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में समरूपता देखने को मिलती है, उतनी कट्टरता देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उससे भी पहले देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू, जैसे शशांक था, उसने बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्तूप को तोड़े, जो बौद्ध वृक्ष है उसको काटा। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो हिंदू शासक थे या ब्राह्मण शासक थे, पुष्यमित्र का जब शासन हुआ था शुंग वंश का, तो उसने भी मौर्य वंश में जो कला संस्कृति या मौर्य काल के समय में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो उसको भी उसने नष्ट किया था। तो कहने का अर्थ है मेरा कि धार्मिक असहिष्णुता का मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच की भावना को नहीं रखना है, हमें सबको बैलेंस के रूप में दर्शाना है। क्योंकि हमारा देश वर्षों से विभिन्न जाति धर्मों के मेल मिलाप का है, ठीक है। गंगा जमुना जो है आपका संस्कृति, गंगा जमुना संस्कृति से आपका देश जो है सींचा गया है, और महात्मा गांधी का सपना भी था। और यहाँ पे अगर कहे तो हमारा जो एक देश की जो कल्पना है, जो संकल्पना है हमारे देश का, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश का है। और इस बात का चर्चा आगे चल करके प्रस्तावना में भी किया गया, ठीक है। पंथ निरपेक्ष कहें चाहे धर्मनिरपेक्ष कहें। तो कहने का अर्थ है मेरा कि जब हमें संवैधानिक रूप से हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं और सभी धर्म को समभाव के नजर से देखने के लिए संविधान कहता है, समानता का अधिकार देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है, तो फिर हम आपस में अपने ही देशवासियों के साथ या अन्य धर्म के लोगों के साथ हम नफरत क्यों करें? तो आने वाले समय में या अभी वर्तमान में ये सब मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, आप देख सकते हैं, ये दिखेगा आपको आसपास में। तो हम लोग एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनने जा रहे हैं अगर मान के चलिए, तो हमें उस भावना से प्रेरित कभी नहीं होना है जिससे कि धार्मिक कट्टरता बढ़े। बहुत सारे अधिकारी लोग भी कई बार देखने को मिलता है कि धार्मिक कट्टरता के चंगुल में फंस जाते हैं धर्म में, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, उनमें अज्ञानता है। देखिए, एग्जाम पास करना अलग है, कोई भी पढ़ करके रट्टा मार करके भी अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से सत्यनिष्ठा कर्मनिष्ठा के साथ अपना काम करना, ये एक बड़ी बात होती है। तो इसी मुद्दा को हम लोग निबंध के तहत पढ़ेंगे और आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरा ये जो भी कहानी या इसमें जो लिखा गया है ढंग से, निबंध एक कहानी के रूप में ही लिखा गया है, ठीक है, तो उसको मैं आपको सुना देता हूं। बाकी आप लोग का काम क्या रहेगा कि एक कॉपी एक स्पेशल बनाए सादा पेज का, और उसमें जो टॉपिक आप हमसे सुनते हैं उसको फिर खुद से लिखिए, और ये काम कम से कम 25-30 निबंध में कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ 25-30 निबंध। उसके बाद देखिएगा कि आप में निबंध लिखने में कितना आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इनपुट आ जाएंगे, डाटा आ जाएगा, तो जिससे आप किसी भी तरह के टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो और लिख सकते हैं अच्छा से। चलिए, तो सबसे पहला लाइन हम लोग देंगे, भारत एक विशाल देश है, यहाँ सदियों से विभिन्न धर्म के लोग मिलजुल करके रहते आ रहे हैं। सहिष्णुता, हमारे समाज में प्राचीन समय से सहिष्णुता था। अगर आप देखेंगे मुगल काल के दौरान भी उतनी कट्टरता नहीं थी। आप देखेंगे कि कट्टरता बाद में चल करके औरंगजेब के समय में आया। अगर उतनी कट्टरता होती तो कबीर के समय में, रामानंद के समय में,
आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन होता है और एक तरफ सूफी आंदोलन होता है, सूफी संत के द्वारा किया जाता है, और सभी लोगों को एक नई दिशा में, एक नई डायरेक्शन में ले जाने के प्रयास में रहते हैं। ठीक है, चाहे सूफी संत हो, चाहे भारत के जो भी सन्यासी हो, भक्ति आंदोलन के हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे गुरु नानक हो, सब लोगों को एक ईश्वर मानने की बात करते हैं, एक ओंकार सत्य नाम की बात करते हैं, और आपस में सभी जाति धर्म को मिलजुल करके रहने की बात करते हैं। जैसे कबीर को इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा सकते हैं। कबीर, कई लोग का मानना है कि मुस्लिम संप्रदाय से थे, कई लोग उनको हिंदू बताते हैं। तो कहने का अर्थ है, क्लियर नहीं है कि वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे। वो एक संत थे, एक सन्यासी थे, और संत और सन्यासी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो जो कुछ एग्जाम्पल आप देंगे तो वो सटीक सोच करके देंगे। जो सहिष्णुता की बात कर रहे थे सन्यासी, जो हमारे रामानंद जो थे, रामानुजाचार्य थे, जाति धर्म से हट करके बात करते थे, तो उनकी चर्चा करेंगे, ना कि कट्टर जो सोच वाले साधु सन्यासियों की चर्चा करेंगे, या सूफी संत या कुछ मुस्लिम बादशाह की चर्चा करेंगे। ठीक है, सहिष्णुता, बहु समाजवाद, मेल मिलाप में रहने के समृद्ध परंपराओं ने देश की पहचान को कायम रखा है और सभ्यता ने तरक्की की है। तो हम लोग मिलजुल करके ही आगे बढ़े हैं। चाहे देश की क्रांति हो, चाहे देश आजादी की बात हो, 1857 की क्रांति में भी देखिए, चाहे उससे भी पहले देखिए, अंग्रेजों को भगाने में मुस्लिम शासकों का भी हाथ था। ठीक है, तो कहने का अर्थ है मेरा कि यहां पर हम लोग जो भारतीय समाज है उसको संपूर्ण रूप से बहु समाजवाद, सहिष्णुता वाला समाजवाद के रूप में हम लोग प्रदर्शित करेंगे। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, अब देखिए इस बात की पुष्टि हम संविधान के माध्यम से भी कर सकते हैं कि संविधान में इस बात की पुष्टि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करने से किया गया है, और अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के मतलब जिनकी संख्या कम है, तो वो किसी स्टेट में मुस्लिम भी हो सकते हैं, किसी स्टेट में सिख भी हो सकते हैं, किसी स्टेट में हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो राज प्रशासन किसी विशेष धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, सभी के लिए समान अवसर। क्या, जब वैकेंसियां आती है तो उसमें लिखा रहता है सिर्फ हिंदू ही भरेंगे, सबके लिए समान अवसर मिलता है। ठीक है, तो संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाएं, कोई अपने आप को अलग महसूस ना करे, इसके लिए संविधान में सभी प्रकार के सकारात्मक एहतियात उपायों के बावजूद भी बार बार सांप्रदायिक गड़बड़ियां होती आई है। देखिए, संविधान हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ पे सहिष्णुता की भावना रहे, लोग मिलजुल करके आगे बढ़े, लेकिन फिर भी क्या कीजिए, देखेंगे कि बीच बीच में आपको सांप्रदायिकता आ ही जाता है, सांप्रदायिक भावनाएं आ ही जाती है लोगों के बीच में, और फिर वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़ा या जो भी है वो करवा ही बैठती है। तो वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। क्या वो राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है, क्या वो कुछ तुच्छ जो समाज के जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे, अज्ञानतावश करते हैं, तो वही सब अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के प्रति अक्सर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य उपाय किए गए हैं। सभी धर्म मूल रूप से प्यार और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। देखिए, धर्म कोई भी गलत नहीं होता है, इतना जान लीजिए, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, कभी भी किसी में जो है आपस में लड़ने की सलाह नहीं दी गई है, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की भी सलाह नहीं दी गई है। ठीक है, अगर किसी भी धर्म का मूल सिद्धांत इस प्रकार का है तो दुर्भाव, नफरत अथवा हिंसा का गुंजाइश कहां बचती है। जब सभी धर्म हमारा भाईचारा सिखाता है, मिलजुल करके रहना सिखाता है, तो फिर हमारे अंदर ये दुर्भावना आती कहां से है? आखिर कौन लाता है इस दुर्भावना को? स्पष्ट है
कि कुछ लोग धार्मिक शिक्षाओं को अपने स्वार्थ, निजी और महत्वाकांक्षाओं के लाभ के लिए गलत व्याख्या कर देते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, नफरत की भावना से पेश करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है कि अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पूर्ति करना या आर्थिक इच्छा शक्ति पूर्ति करना। ठीक है, बस यही उद्देश्य होता है। यह सर्वविदित है कि आमतौर पर सांप्रदायिक गड़बड़ी छोटी और मामूली घटना को लेकर शुरू होती है, और वो खास करके क्या होगा कि निहित स्वार्थ के लिए शुरुआत होगा, और इससे बाद में क्या होगा, बड़ा रूप दे दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही असहिष्णुता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और कुछ खास समूहों द्वारा हिंसक वारदातें और भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग की प्रवृत्तियां हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, एक छोटा सा हम आपको, हो सकता है कई लोग को बुरा भी लगे, लेकिन उसके लिए मैं पहले माफी चाहूंगा कि अगर बुरा लगे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप देखते होंगे कि जो बछड़ा होता है, गाय, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या है, गौ सेवा करना है, गाय को माता के समान माना जाता है। लेकिन गाय, हम बछड़े जो ले जाते हैं खरीद करके, हम कई बार देखते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी कि लोग उनको पकड़ के मारते पीटते या उनको जो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर किसी ने इसको बछड़ा अपना बेचा गाय का, तभी तो ये खरीद के ले जा रहा है। अगर आप गाय के साथ बछड़े का भी पालन पोषण कीजिएगा और आप उसको नहीं दीजिएगा बछड़े को, तो क्या वो उसको बुचर खाने ले जा पाएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं कि गाय है तो उसको हम लोग जो है पालन पोषण, चूंकि वो दूध देगी, और बछड़े को हम लोग खाना तक नहीं देखते, हम लोग समाज में कि उसको भोजन तक नहीं दिया जाता है। बेचारा कमजोर होकर या तो ऐसे खुद मर जाता है या मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, या फिर उसको लोग बेच लेते हैं। वो हिंदू धर्म से भी हैं, अन्य धर्म से भी हैं, और आगे चल करके हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म में गौ सेवा और गाय को माता के समान पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलतियां हिंदू लोगों के द्वारा भी किया जाता है। तो सारा सजा उस बुचर खाने वाले को ही क्यों दिया जाए जो ले जाकर के खरीद करके बेच रहा है? ठीक है, तो कहने का अर्थ है मेरा कि जो ये काम होता है उसमें जो भी लोग करते हैं सब बराबर के यहाँ पे भागीदारी है, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम। तो अगर आपको गाय की सेवा करना है तो आपको पहले अपने यहाँ अपने घर में जो बछड़ा है उसको आपको खिलाना पिलाना होगा, उसको गैया के साथ में रखना होगा। उसको ये नहीं कि बेच लेना है। अब कोई खरीद के ले जाएगा तो उसको खिला करके क्या करेगा? अभी तो जमाना है नहीं कि बैलगाड़ी बना देगा, बैल जोतेगा। आप जान रहे कि उसको ले जाकर के उसको बुचर खाने में ले जाकर के उसकी हत्या की जाएगी और उसका मांस जो है मीट बना करके उसको बेचा जाएगा। सब जान रहे, हिंदू लोग भी जान रहे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि गाय को बेचते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह बात भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये मेरा मंतव्य था कि अगर हम लोग गाय की सेवा रियल रूप से करना चाहते हैं तो गाय के साथ साथ उसके जो बछड़े हैं उसको भी आप पालन पोषण कीजिए। ठीक है, तब जाकर के आप असली जो गौ सेवा हुआ वो आप बनते हैं, गौ भक्त बनते हैं। ठीक है, और नहीं तो कहीं ना कहीं यही सब भावना, दुर्भावना, आप क्या करेंगे, किसी बुचड़ खाने वाले को पकड़ के मारेंगे, उसकी हत्या कर देंगे, फिर उसके बदले में क्या होगा, फिर उस संप्रदाय के लोग आप लोग को टारगेट लेके कभी आप लोग की हत्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं यह भावना क्या होगा कि बढ़ती जाती है। ठीक है, असहिष्णुता क्या है? अब देखिए वही चीज है, असहिष्णुता किसी अन्य जाति, धर्म, परंपरा से जुड़े व्यक्ति के विश्वासों, व्यवहार और प्रथा को मानने की अनिच्छा है। हम खुद की प्रथा मानते, देखिए अपने धर्म को मानना बहुत अच्छी बात है, मानिए जितना मानना है मानिए, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो आप खुद के भी धर्म का अपमान करते हैं, क्योंकि आपका धर्म आपको खुद के धर्म को महान और दूसरे धर्म को निंदा करना नहीं सिखाया। अगर आप दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म का भी अपमान करते हैं। ठीक है,
जिस प्रकार से आप देखते हैं, देखिए ईश्वर के रूप अनेक हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक सामान होगा, पंखा है, पंखा हवा देता है, ठीक है, बल्ब रोशनी देता है, फ्रिज कूल करता है, ठंडा करता है, एसी एयर कंडीशनर आपके घर को ठंडा रखता है। सब जो उपकरण है वो अलग अलग है, लेकिन सब में जो बहने वाली धारा है वो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे समाज में विभिन्न तरह के जीव जगत हैं, जीव जंतु हैं या मानव हैं, तो सभी चल किस पे रहे, तो वही जो परमात्मा रूपी एनर्जी है, जो उसको आप नेचुरल एनर्जी कहिए, प्रकृति के द्वारा कहिए प्रदत्त। अलग अलग धर्म का अलग अलग मानना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानता है कि प्रकृति के द्वारा संसार को चलाया जाता, तो वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। गौतम बुद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है, हिंदू धर्म ईश्वर को मानता है, ठीक है। फिर कोई इस्लाम धर्म है, अल्लाह को मानता है। उसके रूप अलग अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड हो रहा है सब में विद्युत धारा एक प्रकार से है। उसी प्रकार से हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक ही एनर्जी चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी समझना होगा। ये समाज में उच्च स्तर पर नफरत, अपराधों और भेदभाव को जन्म देते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के दिल और दिमाग में इनकार करने के अधिकार को जन्म देते हैं, और ये लोगों को एकता, बिना भेदभाव, स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक अधिकारों से जीने की अनुमति नहीं देते। असहिष्णुता जो है आपको चैन पूर्वक आपके समाज में जीने नहीं देगा। समाज में बढ़ती घृणा, अभी आप देखे होंगे एक पठान मूवी आया था, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, इस प्रकार का ड्रेस है, उस प्रकार का ड्रेस है, या तो देखिए कहने का अर्थ है कि हम फिल्म को एक एंजॉय के रूप में क्यों नहीं देखें, मनोरंजन के रूप में क्यों नहीं देखें। उसको हम लोग अगर उतना ही है तो हम अपनी संस्कृति को चेंज करें, ठीक है। सब कुछ चेंज करना होगा। जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, कोई भी किसी भी प्रकार का वस्त्र पहन सकता है, कोई किसी प्रकार की भाषा बोल सकता है, तो हम उसका बायकॉट करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं। क्या वो बायकॉट, अगर मान के चलिए शाहरुख खान की मूवी है, ठीक है, तो उसकी मूवी का हम लोग बायकॉट करेंगे, उससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जो कानून है आपके देश में, आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। नफरत की भावना आपको नहीं बढ़ाना है। हाँ, उसके लिए आप सेंसर बोर्ड है ना, उसको कैची चलवाइए, कानून बना दीजिए कि इस प्रकार का कोई भी अगर सीन आता है तो सेंसर बोर्ड ही उसको खत्म कर दे, मामला खत्म है, रफा सफा है। चाहे वो किसी धर्म के लोग मूवी बनाएंगे तो ये भावना आएगी नहीं, जानबूझ करके हिंदुओं को नग्न दिखाया जाता है, या इस तरह की भावना जो है। देखिए, फिल्म मेकर का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आप वहां नहीं देखिएगा, आप फेसबुक पे देखिएगा, आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा, आप यूट्यूब पे देखिएगा, शॉर्ट वीडियो देखिएगा। आप नहीं देखते क्या? सभी लोग देखते हैं। आप वहां पे आंख बंद कर लेते हैं। कोई किसी को मना कर रहा है? इस यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो आप देखिए, कितना गंदा गंदा वीडियो बनाया जा रहा है। क्या वहां पे हमारा समाज खराब नहीं हो रहा है? तो हम केवल और केवल मूवी में, उसमें तो सेंसर बोर्ड भी है, उसमें तो सेंसर बोर्ड के द्वारा पारित होकर तब मूवी बनता है, वो लॉन्च होता है। तो वहीं पे हम लोग अगर ढंग से उसका जो है संवैधानिक रूप से काम करें, ठीक है, इलीगल वे में नहीं कि उसको बंद करा देना है, मूवी को नुकसान कर देना है, सिनेमा हॉल को जला देना है, मतलब चलने नहीं देना है। अरे ये कौन सी मानसिकता है? अगर आप इतनी कैपेसिटी, आंदोलन कीजिए, सेंसर बोर्ड का गठन होगा और उसी में जो है सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन आप कहाँ कहाँ सुधार करेंगे? जब तक लोगों के अंदर की मानसिकता नहीं सुधरेगी, नैतिकता नहीं आएगी। आप एक को सुधारिएगा, दो को सुधारिएगा, अगर पूरा देश ही वही काम में लगा हुआ है तो कितनों को सुधारिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप वो सुधारते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप स्वतंत्रता का हनन करते हैं। जो लोगों का जो खुले रूप से जो जीवन है लोकतांत्रिक देश की तरह, फिर तो आप फिर इस्लामिक कंट्री की तरह आप बनाने जा रहे हैं भारत को भी। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी काम लीगली होना चाहिए, इलीगली वे से नहीं करना चाहिए।
और समाज में इससे घृणा बढ़ती है। मैं इतना इसलिए समझा रहा हूं आपको कि जो निबंध होगा उसमें आप जितना पॉइंट्स डालेंगे और करेंट से रिलेटेड डालेंगे उतना आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। ठीक है, रटे रटाए किताब में तो बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, रट के गए। अब मान के चले हमने इस बुक को पढ़ा और फिर दूसरा लोग भी यही बुक पढ़ के सेम टू सेम लिख दिया, तो फिर कॉपी चेकर किसको ज्यादा नंबर देगा, किसको कम देगा। तो इसलिए आप अपने आसपास के जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसका जिक्र जरूर करें निबंध में। निबंध का मतलब ही होता है कि वर्तमान परिदृश्य का जो भी सीन चल रहा है उसको आप उसमें डालें। ठीक है, उसको, उसके इतिहास को डालें, उसके वर्तमान को डालें, उसके भविष्य को डालें, उसके निदान को डालें, किस प्रकार से वह दूर होगा उसको डालें। देखिए निबंध कितना अच्छा होगा। अपराध एवं असहिष्णुता के कारण समाज में असहिष्णुता का जन्म जाति, संस्कृति, लिंग, धर्म और अन्य असहनीय कार्यों के द्वारा होता है। असहिष्णुता एक व्यक्ति या समाज को भयंकर विनाश की ओर ले जाता है। सहिष्णुता का पैमाना राजनीति नहीं अपितु सामाजिक धरातल पर भिन्न मतावलंबियों के बीच परस्पर मेल जोल के स्तर ही हो सकते हैं। सहिष्णुता मतलब जब सभी धर्म, सभी भिन्न भिन्न मतावलंबी एक मत के साथ इस धरातल पे जी रहे हैं तो उसको हम सहिष्णुता बोलते हैं। लेकिन जो कि हम क्या करते हैं कि अपने जाति धर्म को अच्छा मानते हुए दूसरों के साथ व्यवहार सही नहीं करते हैं, दूसरे के विश्वास में इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, अनिच्छा रखते हैं, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के लोगों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, तो यही असहिष्णुता की स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सहिष्णुता और असहिष्णुता समझ गए होंगे। बेशक कुछ गैर जिम्मेवार राजनीतिक नेताओं, देखिए, और इसका शुरुआत करने वाला कौन होगा, या तो वो कट्टर धार्मिक, चाहे वो मुल्ला हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म से या पंडित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा व्यक्ति है राजनेता, वो अपनी वोट के लिए यह सांप्रदायिकता लाता है जानबूझ करके कि उसको पोलराइज्ड वोट का क्या हो, ध्रुवीकरण हो जाए। हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदू का वोट एक तरफ, मुसलमानों का वोट एक तरफ, और उससे उसको फायदा मिल जाती है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि वो किस लिए ऐसा काम कर रहा है। बेशक कुछ गैर जिम्मेवार राजनीतिक, अब देखेंगे बहुत बार जो है कुछ नेता होगा जब भी मुंह खोलेगा फालतू बात बोलेगा, जब भी मुंह खोलेगा, यानी जब भी बोलेगा तो हिंदू मुस्लिम ही करेगा वो, या कोई भी उसका टारगेटेड है वही बोलेगा, उसको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं। ठीक है, देश में और भी काम की बात है, सिर्फ धर्म को लेकर के ही चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और धर्म और राजनीति का ही जो है कहते हैं नाजायज संतान सांप्रदायिकता को कहा जाता है। ठीक है, धर्म और राजनीति का नाजायज संतान, और यही सांप्रदायिकता ही आपको असहिष्णुता की स्थिति की ओर ले जाता है। बेशक कुछ गैर जिम्मेवार राजनीतिक नेताओं ने भड़कीले बयान देकर सांप्रदायिकता एकता को भंग करने का दुष्प्रयास किया है। अगर किसी भी भर्त्सना होनी चाहिए तो उनकी होनी चाहिए, वह चाहे कोई भी हो क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है उसका आपको भर्त्सना करना होगा, उसका विरोध करना होगा, चाहे वो मुस्लिम से जुड़े नेता हो, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए नेता हो, सबका विरोध करना होगा जो कि धार्मिक रूप से असहिष्णुता लाते हैं देश में। भारत एक विशाल देश और उभरती अर्थव्यवस्था है। हमारे नेताओं ने इसे एक विकसित और आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना देखा था। सपना तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक कि देश की आंतरिक व्यवस्था और खास तौर से सांप्रदायिक सद्भावना बना ना रहे। सांप्रदायिक शांति सद्भाव बनाए रखने पर सरकार को काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब देश में शांति व्यवस्था कायम करने में भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर वही खर्च सही डायरेक्शन में होता, लोग यहाँ सांप्रदायिक नहीं होते, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तो देश और तरक्की कर रहा होता। अगर शांति व्यवस्था बनी रहती तभी विभिन्न संप्रदायों के बीच विश्वास बढ़ेगा और देश विकास और आर्थिक प्रगति के रास्ते पे बढ़ पाएगा। बढ़ती घृणा, अपराध और सहिष्णुता के कारण देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। विकास एक बहुआयामी तत्व है, विकास का कोई एक आयाम नहीं है।
विकास का मतलब हुआ हर एक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर एक तत्व, जब बहुआयामी तत्व उसमें शामिल हो तब विकास होता है, डेवलपमेंट। यह न केवल आर्थिक समृद्धि का ही एक प्रश्न है, अब तो एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों के जीवन को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अभिप्रेरित करता है, गरीबी दूर करने का काम करता है। लोग मुख्य धारा में किस प्रकार से जुड़ेंगे, किस प्रकार से विकास करेंगे, उससे अभिप्रेरित होता है और विकास प्रक्रिया में उन्हें सहभागी बनाती है। विकास अंततः आत्मनिर्भरता, समानता, न्याय, संसाधनों का एक समान वितरण तथा लोकतंत्र के बारे में बताता है। और आपका संविधान भी तो यही चाहता है कि आप तरक्की करें, आप विकास करें। जो मुख्य धारा में लोग जुड़े हुए नहीं थे वो मुख्य धारा से जुड़े, जो पिछड़े थे, अति पिछड़े थे, जनजातीय लोग थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, वो मुख्य धारा में आकर के आगे बढ़े। ठीक है। असहिष्णुता, घृणा व अपराध की बढ़ती घटनाओं से राष्ट्र के आर्थिक विकास को काफी गंभीर नुकसान पहुंचता है। सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए देश में बढ़ती असहिष्णुता, सामाजिक अस्थिरता, घृणा, अपराध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, नैतिक पहरेदारी, जाति और धर्म आधारित हिंसा और कई अन्य तरह के असहिष्णुता दूर नहीं किया गया तो आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आर्थिक विकास जब तक आप सभी धर्म के लोग में मेल मिलाप नहीं रहेगा तब तक यह संभव नहीं है। कुछ समूह देश में नफरत की भावनाओं को फैला रहे हैं, भीड़ कानून को अपने हाथ में ले रही है। कई बार आप देखते होंगे कि भीड़ ने किसी की हत्या कर दी, मॉब लिंचिंग। तो लोकतंत्र कहां जा रहा है? भीड़ तंत्र में बदल रहा है। जनता का शासन रहा कहां? कहिएगा भारत में लोकतंत्र है। तो वास्तव में भारत में अगर आप देखें, गौर करें, तो भारत में लोकतंत्र भी सही रूप से काम नहीं कर रहा। क्या लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के प्रतिनिधि का शासन? क्या हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं या पार्टी चुनती है? क्या आपके यहाँ जो विधायक खड़े हुए, आप उनको खड़ा किए थे या आपके 10 समाज के लोग खड़ा किए थे? क्या कोई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो उनको यहाँ पे पैसा लेके खड़ा कर दिए और आपकी मजबूरी हुई, क्योंकि आप जो है उसके पार्टी के सदस्य हैं या उससे जुड़े हुए हैं, आप उसको वोट दे देते हैं। ठीक है। तो भारत में जो लोकतंत्र की संकल्पना महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू या अन्य लोगों ने जो लिया था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। यह न केवल चिंता की बात है बल्कि इससे देश कमजोर ही होगा। इस तरह की घटनाएं राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ है। तो कभी भी भीड़ कानून या भीड़ का, कई लोग बोलते हैं एट ए टाइम निर्णय दे देना। ठीक है। अब चोरी, कोई चोर चोरी करते पकड़ा गया, उसका वो तो एक गलत काम किया है। क्या चोरी करने के जुर्म में आप उसकी हत्या कर देंगे? क्या मानव इतना गिर चुका है कि चोरी के जुर्म में जो है उसकी हत्या कर दीजिए? ठीक है। अगर इस तरीका से, एक गांधी जी ने बोला था, एक हाथ के बदले अगर एक हाथ लिया जाए तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? अपंग हो जाएगी। ठीक है। तो उसका कानून है, किस तरह का जुल्म है, वो कौन, क्या वो कहीं हो सकता है वो बेचारा भोजन के लिए ही चोरी कर रहा हो, उसकी, या अपने इलाज के लिए कर रहा हो, या किसी उसकी मजबूरी होगी, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो उसका है एक मतलब उचित उसको दंड मिलना चाहिए। हाँ, जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उस तरीका का दंड मिलना चाहिए। और आप उसको क्या किए? हत्या कर दिए, मॉब लिंचिंग करके मार दिए, मारते मारते मार दिए। ठीक है। तो वो मानवता आपका नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म है इस तरह का कर्म करना नहीं सिखाता है। ठीक है। तो मॉब लिंचिंग एक तो आपके लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और आपके लिए भी खतरनाक है, आम जनता के लिए भी खतरनाक है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे शासन प्रशासन से उठ जाता है और देश में अराजकता की स्थिति आती है। और जब अराजकता की स्थिति आएगी तो देश विखंडित होगा, टूट जाएगा
और जब देश ही नहीं रहेगा तो आप कहां से रहिएगा? सिंपल सी बात। चलिए अब आते हैं, भारत के संविधान में देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का जो संकल्पना किया गया, उसके अनुसार देश के सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आजादी को बनाए रखने का अधिकार दिया गया। संवैधानिक अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए। सरकार किसी धर्म विशेष के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देश में सभी धर्मों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित की गई। इसके बावजूद संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि धर्म के नाम पर किसी के साथ किसी भी तरह का ज्यादती या जुल्म या मनमानी न उसके मूल अधिकारों का हनन हो। इसलिए तो मौलिक अधिकार में आप देखेंगे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, धार्मिक जो है धर्म अपनाने का अधिकार है। समय समय पर इसके लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए। यह भी ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द या सद्भाव का वातावरण ना बिगड़े, समाज में शांति और सद्भाव बने रहे। भारत के बहुधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष छवि के संरक्षण हेतु सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाना भी अपरिहार्य है। यानी कोई सांप्रदायिकता फैला रहा है तो उसको तुरंत बैन किया जाए, उसको तुरंत सजा दिया जाए। अब इसके उपाय हैं, शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा के क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हमारे आपस में यह जो है भावना बने, शांति और सुरक्षा, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो देश की शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी कट्टरवादी जो धार्मिक संगठन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, किसी भी धर्म का अगर वो कट्टरवादी धार्मिक संगठन है, ग्रुपों की गतिविधियों पर कानूनी प्रवर्तनकारी एजेंसियों की सतत निगरानी हो, जो आपका निगरानी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो उस पे एकदम नजर रखे, जहां तक कि कहीं भी आवश्यक होता है ऐसे मामले में पाबंदी लगाए जाने के साथ अन्य सभी अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक प्रतिष्ठान की स्थापना इसके लिए की गई है, जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त निकाय है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक राष्ट्रीय सांप्रदायिक प्रतिष्ठान की भी स्थापना की गई है, जो कि इन्हीं मामलों को देखता है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य सांप्रदायिक, जातीय, निर्जातीय, आतंकवादी और हिंसा के अन्य रूप जो सामाजिक सद्भाव में दरार डालते हैं या उससे प्रभावित बच्चों के पुनर्वास में सहायता करने के कार्यक्रमों, परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान हो, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, चाहे संस्थान हो, राज्य सरकारी संगठन या संस्थान हो, के क्षेत्रों में प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद अब तक पिछले 70 वर्षों में इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ न पाए, और सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक एवं अन्य कदम उठाकर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यह निबंध बेहतरीन तरीका से अपना इनपुट जरूर डालिएगा। बाकी पीडीएफ जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ दे दिया जाता है। डेली मैं अभी आपको एक निबंध करवाऊंगा। जब एग्जाम के टाइम के नजदीक पहुंचेंगे या रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 2-2 निबंध आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि निबंध आप सुनिए, बस अभी आप सुनिए और लिखिए उसको। जैसे आज का टॉपिक रहा असहिष्णुता, बढ़ती घृणा एवं असहिष्णुता विकास के लिए हानिकारक। तो निश्चित तौर पे जो बढ़ती घृणा और असहिष्णुता है किसी भी देश के विकास के लिए वो क्या है, हानिकारक तत्व है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेन रूप से क्या क्या लिखना है हमें। तो सबसे पहले देखिए,
अब हमारे पास इसके जो कहते हैं कीवर्ड्स, या आप कह सकते हैं कि माइंड मैप में क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असहिष्णुता वर्ड को पकड़े, ठीक है, असहिष्णुता ये है क्या चीज। फिर इसका विपरीतार्थक में आप सहिष्णुता, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये दो वर्ड यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया, सहिष्णुता और असहिष्णुता, इसकी चर्चा करेंगे। ये होता क्या है। उसके बाद भारत में इसकी क्या स्थिति है, प्राचीन समय से अभी तक, प्राचीन समय से अभी तक जो इसके स्थिति में बदलाव आया है उसमें बताना है कि सहिष्णुता बढ़ा है या घटा, ठीक है। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है देश की, ये बताना है। उसके बाद आप अपना चिंतन मनन इस पे देंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ सरकारी उपाय या जो सरकार के द्वारा जो किए गए उपाय हैं इससे रिलेटेड, उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 5-6 कीवर्ड्स या कह सकते हैं माइंड मैप लेकर के बनाएंगे, लिखेंगे। तो आप बेहतरीन जरूर लिख लेंगे, कोशिश कीजिए खुद से लिखने का। बाकी आपको इनपुट में इसी प्रकार से हर एक टॉपिक का देता रहूंगा, और एक आपके अंदर व्यापक ज्ञान, जहां तक हो सकता है मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी एकत्रित हो, ठीक है। बाकी आप हमसे बेहतर सोच सकते हैं, आप हमसे बेहतर लिख सकते हैं, बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। अध्ययन करने की आवश्यकता है, हर एक बिंदु पे सोचने की आवश्यकता है, समाज को देखने की आवश्यकता है, समाज में जो परिदृश्य चल रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, उसको देखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा या आपने भी सुना, ठीक है। तो ये मेरा अपना खुद का मंतव्य था, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमारे मंतव्य में सहमत होंगे, तो आप अपने हिसाब से ही लिखेंगे। मैं अपनी विचार को आप पे थोप नहीं रहा हूं। तो कई लोग को लगेगा कि मैं अपनी विचारधारा आपके ऊपर थोप रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जो नॉलेज था, मुझे जो इस टॉपिक के बारे में समझ विकसित हुआ था अब तक, तो वो हमने आपको बताया। बाकी आप अपने हिसाब से सोच समझ करके आंसर राइटिंग करेंगे, जिससे कि सामने वाले के कॉपी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जिससे कि उनकी भावना, धार्मिक या राजनीतिक रूप से कुछ भी आहत हो। ये बात आपको सोच करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि यह मेरा नया चैनल है और मैं ज्यादा दिन से अभी आपको बीपीएससी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत कम लोग हमें देखे हैं या जान रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, कम से कम वो देखे, सुने, और फिर कंपैरिजन करें अन्य जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपना परिचय कई बार दे ही दिया है कि हमने भी 2 बार इंटरव्यू दिया है, और कुछ गलतियों के कारण मेरा फाइनल रिजल्ट रुक गया था, मतलब नहीं हो पाया। वो गलतियां मैं कभी ना कभी बता दूंगा फिर क्लासरूम में, ठीक है। कुछ गलतियां मेरी भी थी, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी वह गलतियां करें, ठीक है। जहां से स्कोर करना है वहां पे आप विशेष फोकस कीजिए, एक रणनीति के तहत आप काम कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार जो रिजल्ट होगा वो ऐसे फैक्टर होगा। आप देखेंगे निबंध में जिसका अच्छा नंबर होगा उसका रिजल्ट रहेगा फाइनल लिस्ट में, जिसका निबंध गड़बड़ गया उसका फाइनल लिस्ट से बाहर रहेगा, ठीक है। GS1 GS2 एवरेज आप कितना भी अच्छा लिखे, GS2 140 मार्क्स, और GS1 कितना भी अच्छा लिखिए तो 170 मार्क्स, 170, उससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। और इंटरव्यू में एवरेज 60 से 70 नंबर एवरेज मानिए, ठीक है। वो किस्मत पे डिपेंड करता है, कई बार 80-85 भी आ जाता है, लेकिन एवरेज आप 70 ही मानेंगे उसके बाद आप मेरिट बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो ऐसे में 20-30 नंबर ज्यादा लाया है उसी का रिजल्ट है। तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, ऐसे पे विशेष फोकस कीजिए। बाकी जो लोग 69th के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्री बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्द हमारा जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। मात्र 1500 में पूरा कोर्स होगा आपका प्री मेंस इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमने 2-2 बार इंटरव्यू दिया है और मेरे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। इंटरव्यू में भी 78 मार्क्स आए थे मुझे, तो खराब मार्क्स नहीं है, खूब बेहतर मार्क्स भी नहीं है, लेकिन औसतन अच्छा मार्क्स है,
तो किस प्रकार की क्या कमियां रह गई थी, और भी नंबर आ सकता था, कुछ कमियां रही है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग, चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग को अनुभव है, जिन्होंने लिखा है, जो ये काम कर चुके, अगर आप उनसे गाइडेंस लेते हैं, अब कहिएगा जो जॉब में चले गए तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम भी जॉब में रहते तो आपको पढ़ा नहीं रहे होते, मतलब बीपीएससी के अंदर अगर किसी भी पोस्ट पे अभी जिस जॉब में है तो उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, इसलिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच चुका हूं और मैंने देखा है, समझा हर एक चीज को कि किस प्रकार से लिखने पे किस प्रकार से अंक दिए जाते हैं, कहाँ क्या कमियां रह सकती है। बस ये अनुभव ही आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो खुद गलती करके सीख करके अपना चांस को लूज मत कीजिए। दूसरों ने क्या गलती किया था उससे सीख करके अपने आप को सही कर लीजिए। एक फर्स्ट टाइम आप प्री मेंस इंटरव्यू फाइनल रिजल्ट में आ जाइएगा, नहीं तो 2 बार 3 बार 5 बार में भी आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कहां पे आपको सही गाइडेंस मिलेगा, किसके अंदर कितना क्वालिटी है, आप 1 वीडियो 2 वीडियो 5 वीडियो 10 वीडियो देख करके आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगता है फिर अगेन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को बाय कर लें। मात्र 1500 में पूरा कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू, चाहे 69th के हो चाहे 68 का हो, आप जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।